हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडी टॉक्स। आज मेरे साथ डॉक्टर जटाशंकर सिन्हा है। यूजुअली मेडी टॉक्स में हम किसी न किसी फैकल्टी या किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं जो कि किसी एग्जाम में अचीव किए हैं, पर मेरे साथ डॉक्टर जटाशंकर है जो कि फिलहाल यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई चल रही थी उसमें से जो बच्चे इंडिया के फंसे हुए थे उनमें से एक हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर वेलकम टू मेडी टॉक्स एंड मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अपना एक इंट्रो दें कि लोगों को पता चले कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और यूक्रेन में क्या कर रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, माय नेम इज़ जट्टा शंकर सिन्हा और मैं यूक्रेन में कीव में पढ़ाई कर रहा हूँ, 5th ईयर का हूँ स्टूडेंट मैं। और मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश, अयोध्या का रहने वाला हूँ। ये जी, जी। ठीक है, तो आप यूक्रेन में कौन से कोर्स में थे? अभी किस ईयर में थे? मैं 5th कोर्स के 2nd सेमेस्टर में हूँ। मैं 6th ईयर में जाने वाला ही था, लाइक जून में मेरा 6th ईयर स्टार्ट हो जाता। ओके, तो जिन्हें नहीं पता, बेसिकली रशिया और यूक्रेन में से मैं भी रशिया से पढ़ा हूँ, तो रशिया और यूक्रेन में 6 साल का होता है मोस्टली एमबीबीएस। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल के अंदर डॉक्टर जटाशंकर को अपनी डिग्री मिलने वाली थी। लेकिन फिलहाल अभी क्या होगा हमें किसी को कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले डॉक्टर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे आप वहाँ थे तो सरकार बहुत पहले से कह रही थी कि इंडिया आ जाओ और आप लोग नहीं आए, ऐसा लोग कह रहे हैं। जहां तक मुझे पता है एडवाइजरी तो पहली 15 फरवरी को आई थी, लड़ाई से ऑलमोस्ट जी, एक जी। हफ्ता पहले। तो क्या रीजन था, कब पहली एडवाइजरी आई थी और किन रीजन से आप उस एडवाइजरी के बावजूद आ नहीं पाए तुरंत? ऐसा मतलब क्या रीजन थे वो बताना सुनना चाहेंगे। एक्चुअली सर, आप सही बोल रहे हो। 15 फ़ेब को हमारी एडवाइजरी आई थी कि आप लोग कीव छोड़ दो, और 24th को स्टार्ट हो गई थी वॉर। तो आप डिफरेंस देख लो 24 और 15th का। और जो हमारी अमेरिकन एम्बेसी थी और ब्रिटेन की एम्बेसी थी, वो बहुत पहले से इवैक्यूएट करा ली थी अपने लोगों को, लाइक वो 1 महीने पहले से। तो ओके। यहाँ पर थोड़ा-सा ढीला हो गया इंडियन गवर्नमेंट का, कि उन्होंने काफ़ी लेट में बताया। और जो हमारी यूनिवर्सिटी थी, वो उनका भी कुछ वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हो भी सकती है फाइट, नहीं भी हो सकती है, क्लास ऑनलाइन होगी, क्लास ऑफलाइन होगी। उसी के चक्कर में बच्चे फँसे हुए थे कि क्या हम्म, पता ऑफलाइन क्लास हो जाए, क्योंकि कोविड का जो केस हो रहा था, उसकी हम्म, वजह से वो बोल रहे थे, हाँ, ठीक है, अब तो कम हो रहा है, अब आप आ सकते हैं ऑफलाइन क्लास करने। तो इस हम्म। वजह से मेन रीज़न यही था कि किसी को कोई कन्फर्मेशन नहीं था सर, कि फाइट होगी, नहीं होगी, ऐसा था। आप इस साल जो आपका ये एकेडमिक ईयर था इसमें आप यूक्रेन गए कब थे? जी, जी। सर, मैं यूक्रेन लाइक सितंबर में गया था। ओके, तो यहाँ सितंबर पर में। लाइक 4 से 5 अप्रैल में आया था, 1 अप्रैल को आया था मैं 2021 में। ओके। और सितंबर में मैं गया था। ओके, तो जी। सितंबर से आप 15 फेब को पहली एडवाइजरी आई थी और आपके जो यूनिवर्सिटी वाले थे हुँ। वो क्लियर नहीं बता रहे थे कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन। मतलब अगर आप उन अगर यूक्रेन छोड़कर इंडिया आ जाते हो तो आपके क्लासेस नहीं हो पाएंगे और आपको बैक लग सकता था। ये मेन एक डर जी, था। जी, बिल्कुल ऐसा। और वो थोड़ा-सा परेशान भी कर रहे थे। वो वॉर के बाद भी उन्होंने बोला कि ऑनलाइन क्लास होगी। ओके। ऐसा भी कुछ टीचर बोल रहे थे। ऑफलाइन। ऑफलाइन वॉर के नहीं, बावजूद। ऑनलाइन क्लास होगी। अच्छा। जी, जी, वॉर के बाद बोल रहे थे ऐसे। अच्छा। ओके, तो जी। अभी आप जो इंडिया आए हैं अभी फिलहाल, तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था, है ना? तो गवर्नमेंट तो जी, जी। खुद से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं इंडिया में, वो कह रहे हैं कि जी। इंडियन गवर्नमेंट बच्चों को यूक्रेन से लेकर आ रही है, तो इवैक्यूएशन कह रही है उसको, है ना? तो सच में क्या ये कोई इवैक्यूएशन था या ये बस एक बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बच्चों को इंडिया लाने के लिए रास्ता मिल गया बस? एक्चुअल मतलब सर, आपका आप सही हाँ, सर, आप सही बोल रहे हो एकदम, कि इवैक्यूएशन का एक्चुअल डेफिनिशन क्या होता है? हुँ, इवैक्यूएशन का एक्चुअल डेफिनिशन होता है कि जहाँ पर वॉर हो रही है आपकी, वहाँ से बच्चे को सेफ इंडिया लाया जाए। हाँ, मैं यहाँ पर जो रियलिटी है वो मैं बताना चाहूँगा, मतलब ये नहीं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हर जगह खराब है। हुँ, जो हुँ, रियलिटी है वो बताना चाहूँगा। ठीक है। इवैक्यूएशन का मतलब होता है जहाँ पर कीव में वॉर हो रही है, सूमी में वॉर हो रही है, खार्किव में वॉर हो रही है, वहाँ से बच्चे को निकाला जाए और सही सलामत इंडिया पहुँचाया जाए। पर हुँ, एक्चुअली उन्होंने बोला कि बॉर्डर पे आ जाओ, और हुँ, कीव से जो बॉर्डर है लिविव 500 या 600 किलोमीटर दूर है। ओके। और वहाँ से ना कोई ट्रेन है, इंडियन एम्बेसी से कोई वहाँ पर हेल्प करने के लिए भी नहीं है कीव में, कि वहाँ से कोई बस अरेंज करवाए, ट्रेन अरेंज करवाए। और अगर आप ट्रेन पकड़ने भी जाते हो, इतना रश और क्राउड है वहाँ पर। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे ही ट्रेन के अंदर घुसने वाला था, एक यूक्रेनियन जो टीसी बोलते हैं, टिकट कलेक्टर, वो मुझे हिट करने वाली थी, लातों से हिट करने वाली थी। वो प्रेफ़रेंस पहली दे रही है यूक्रेनियन को। ओके, तो ठीक है। म हमने पहली ट्रेन छोड़ी, हुँ, दूसरी ट्रेन छोड़ी, तीसरी छोड़ी, चौथी छोड़ी, 5वीं लक पे हमने बेस कर दिया कि अगर 5वीं ट्रेन मिलती है, तो 5वीं में हमें जगह मिल गई थी बैठने को। ओके। तो हम लिविव पहुँच गए। हुँ, हुँ। फिर लवीव से आप फिर किस बॉर्डर के थ्रू इंडिया आए? जी, मैं हंगरी के थ्रू आया, हंगरी। ओके, तो सबसे पहले तो जो आप एक्चुअली वॉर 24 को हुआ, तो आप लवीव के लिए किस डेट को निकले थे? ये पहले सबसे पहले बताओ कि आपने सर, कीव में लड़ाई के बीच कितने दिन गुज़ारे?
कीव में सर मैं बोल सकता हूँ कि मे बी 5 to 6 डेज मैं वहां पर स्टे किया कीव में। ओके, जैसा कि हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि कीव, खार्किव, सुमी और डोनेस्क ये सारे स्टेट थे जो मेजर फाइट के जोन थे। तो आप लोगों ने इस बीच अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? मतलब और पैसे भी नहीं थे एटीएम्स में, और खाने की भी शॉर्टेज थी, ऐसे सारी चीजें देखी, तो क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने उस वक्त उन 5-6 दिनों में वहां पे? एक्चुअली सर जैसे फर्स्ट डे तो मुझे पता नहीं था, मेरे पास घर से कॉल आया, सुबह मैं सो रहा था तो अचानक कॉल आया कि वॉर स्टार्ट हो गई वहां पर। ओके। तो जैसे पता चला मैं वॉर स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले हमने हमने सुपरमार्केट की तरफ भागे, हम्म, सुपरमार्केट की तरफ भागे तो वहां से हमने खाने पीने की चीजें ले ली फॉर लाइक 5 to 6 डेज के लिए हमने वहां से स्टॉक में रख लिया। ठीक है। तो उसके बाद वहां से डेली एटीएम पे गए, एटीएम पे इतनी लंबी लाइन, सुपरमार्केट में भी इतनी लंबी लाइन। फिर उसके बाद वहां से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर था हॉस्टल का, उसने बोला कि सबसे सेफ जगह हॉस्टल नहीं है, सबसे सेफ जगह मेट्रो है, क्योंकि जो कीव का जो मेट्रो है वो जाना माना मेट्रो है, डीपेस्ट मेट्रो है। हम्म। तो तो हम लोग पहले हाँ। मेट्रो में ही रहते थे रात भर, फिर हॉस्टल आते थे, बैक टू हॉस्टल 2 to 3 आवर्स, फिर उसके बाद बैक टू द मेट्रो चले जाते थे। ऐसे ही हमने मतलब सेव किया आप अपने को फोर खाना टू फाइव डेज खाना खाने ये सब करने बीच बीच में हॉस्टल आ रहे थे, और मोस्टली मेट्रो के अंडर जो मेट्रो का बेस होता है उसमें टाइम स्पेंड कर रहे थे। जी सर, जी सर। मैं ओके। मोस्टली ऐसा ही हो रहा था। अच्छा। तो सबसे पहले तो आप एक बार ये बताओ कि जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको कॉल करके बताया कि लड़ाई हो चुकी है, तो आप नेटवर्क वगैरह कोई इशू था, एक घर पे बरोबर बात हो पा रही थी? मेट्रोज में जैसे अंडरग्राउंड में नेटवर्क के भी इशू होते हैं, तो आप घर वालों से कैसे बात कर पा रहे थे? घर वालों का क्या रिएक्शन रह रहा था बीच बीच में जब भी बात हो पाई तो? सर एक्चुअल में नेटवर्क का कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया, और डीप में भी जस्ट लाइक मेट्रो में भी कोई ऐसा इशू नहीं है। वहां पर ऐसा है कि आप डीप में मेट्रो में यूज कर सकते हो नेटवर्क, तो घर से कनेक्शन प्रॉपर था। अच्छा। तो जब आप जी लवीव पहुंचे अपने स्ट्रगल के थ्रू, किसी ने आपको कोई हेल्प नहीं की, आप लवीव पहुंचे, लवीव से हंगरी बॉर्डर कितना डिस्टेंस था? सर, जस्ट लाइक हमें पहले तो लिवीव से चौप जाना था, हाँ, चौप चौक। से इमिग्रेशन करना था। नियर अबाउट इट इज लाइक बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हंगरी तक एस्टिमेट लाइक 300 किलोमीटर, तो वो 300 किलोमीटर्स 350 आपने to 360, 360, 350, ओके, 360। 350 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस था वो आपने कैसे ट्रैवल किया वहां पे? भाई मैंने कई वीडियो तो देखे सर कि बच्चे वॉक कर रहे थे, कई बच्चों ने टैक्सी जी की, जी जो लाखों में हो रही थी वो टैक्सी। तो वो क्या रियलिटी जी जी। थी, ये बताना चाहता एक्चुअली सर पहले तो हमारा जो प्रोग्राम था वो पोलैंड जाने का था, तो हूँ। पोलैंड पे फैमिली वाले बोले कि वहाँ बहुत रश हो रहा है, मार के भगा रहे हैं। तो हाँ। पोलैंड ज्यादा दूर नहीं था लिविव से, लाइक 80 to 100 किलोमीटर था। ओके। तो उसके बाद हमारा प्लान बना कि हंगरी चलते हैं, हंगरी ज्यादा सेफ है। तो हम्म। सर हमने पहले ट्रेन देखी, ट्रेन में काफी रश था, वहां पर कोई चांसेस ही नहीं था कि हम ट्रेन तक पहुंच सके और चौप तक पहुंच सके। चौप एक रेलवे स्टेशन का नाम है, हाँ। जहां तक हमें पहुंचना था, फिर वहां से हंगरी बॉर्डर क्रॉस करना था। अच्छा, तो फिर वो तो ट्रैवल आपने फिर कैसे वहां से किया वहाँ? सर हमने लाइक एक टैक्सी बुक की, लाइक हम 7 पीपल थे, 7 लोग थे, हम्म। और 14,000 ग्रेवना लगा, 14,000 इंडियन में हो गया सर, 40,000 या 45,000 के बीच में आया। अच्छा, 350 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। जी, जी, 350 किलोमीटर हमने एक कैब से या टैक्सी बोल सकते हो उससे ट्रैवल किया, पर वो हम्म, काफ़ी हेल्पफुल नेचर का था, जो कैब ड्राइवर था। हाँ। उसने काफ़ी मदद की, रास्ते में काफ़ी मदद हो रहे थे, वहाँ पर खाने को प्रॉपर मिल रहा था, मतलब रिफ्यूजी कैंप था, ओके। पानी मिल रहा था, सब कुछ खाने को मिल रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह खराबी है, अच्छाई हाँ। भी है। और ऐसा भी मैंने कुछ सुना कि क्या कहते हैं इसको, रेसिज्म भी देखने मिल रहा था बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, तो ये हमने न्यूज में देखा था, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी कि जो व्हाइट पीपल हैं या जो हमारे तरह दिखते हैं, मतलब यूक्रेनियन, उनको पहले हंगरी और पोलैंड से अंदर लिया जाए, और अफ्रीकन और एशियन जो है उनके साथ रेसिज्म का कुछ हो रहा था। तो ये क्या आप लोगों ने भी फेस किया ऐसा कुछ कहीं पे? सर एक्चुअली मैंने जैसे आप सुने वैसे मैंने भी सुना है पोलैंड में ऐसा कुछ हो रहा था, पर हमारे साथ ऐसा रेसिज्म हंगरी बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके। लाइक हम इज़िली क्रॉस कर लिए, लाइक विदिन लाइक 1 आवर। ओके। तो ये प्रॉब्लम आपने कोई फेस नहीं की, ठीक है। तो जी, जी। जब आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको किस तरह हेल्प की इंडिया आने में? जो भी फ्लाइट्स अरेंज हुई थी, कितना टाइम लगा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फ्लाइट में बैठने के लिए, मतलब सारी प्रोसेस, इमिग्रेशन और ये सब करने में? सर एक्चुअली जस्ट लाइक जैसे हम बॉर्डर क्रॉस किए तो बस लेने आई हमें हम्म। रेलवे स्टेशन पे हंगरी के। तो सर एक्चुअली वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है। हंगरी में भी हाँ। बच्चे बहुत ज़्यादा ढेर सारे पहुँच रहे हैं, तो हम लोग को पहले तो रूम नहीं मिल रहे थे। उसके बाद रूम मिले, मतलब वेट कर शाम तक वेट करने तक रूम मिला, हमें हॉस्टल में रखा गया। लाइक ओके। 3 से 4 दिन लगे हमें फ्लाइट तक पहुँचने में। अच्छा, तो उस बीच पूरा आपका देख ख्याल सारा इंडियन गवर्नमेंट ने किया?
जी, जी। मैं ये तारीफ़ हाँ, करना हाँ, चाहूँगा, उन्होंने यूक्रेन में तो हमारी हमारी हेल्प नहीं की, मतलब वो कर भी नहीं सकते थे, मेबी कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम पर हाँ, वॉर चल रही है। हाँ, जी, जी। पर उन्होंने पूरी हेल्प की, इसलिए मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा उनको, उन्होंने बॉर्डर्स के बाद पूरी हेल्प की, हॉस्टल ओके, में, खाने में, फ्लाइट में। ठीक है। तो ज अब आप अपने घर पहुँच चुके हैं या अभी घर पहुँचना है अभी भी? मतलब घर वालों का क्या जी, रिएक्शन है जब जब आप इंडिया आ चुके हैं उसके बाद? वो तो खुश है सर, वो हुँ, काफ़ी मतलब बच्चा सेफ है, दिल्ली में रुका हूँ मैं अभी। ओके। ठीक है। तो जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो भी आपने अभी तक फेस किया है, वो किसी वॉरियर से कम नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो कहते हैं ना कई लोग अपने लाइफ में नहीं देख सकते, वो आप देख कर आए हो। तो वो सब फिर से जी, जी, शेयर करना बहुत मुश्किल होता है, तो सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद कि आपने ये सब हमसे शेयर किया। और इसके बाद एक और चीज़ है जो मुझे भी बहुत बुरी लग रही थी रिसेंट टाइम में, कि जब हमारे बच्चे जैसे आप और बाकी जो जी, भी मेरे कलीग समझ बोल रहे हैं या फॉरेन ग्रेजुएट जैसे मैं भी एक फॉरेन ग्रेजुएट हूँ, जितने भी बच्चे हमारे फँसे हुए थे, तो लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि मतलब लोगों को तो खबर ही नहीं है एक्चुअल फैक्ट पता नहीं होता किसी को कि हम बाहर क्यों गए पढ़ने, सबसे पहली बात। सेकंड कि कह रहे हैं कि हम बहुत सारा डोनेशन बाहर दे रहे हैं, हम बाहर के कंट्री में पैसा लगा रहे हैं। तो ये क्या फैक्ट है? तुम आप इसके बारे में एक बात बताइए कि क्या रीज़न था कि आप यूक्रेन पढ़ने गए? और क्या हम वहाँ डोनेशन देके पढ़ रहे हैं या हमारा एक्सपेंस कितना होता है एप्रोक्सिमेटली वहाँ पे? थोड़ा-सा लोगों को हम शायद एनलाइटन कर पाएँ कि असली फैक्ट क्या है कि हम रशिया या यूक्रेन पढ़ने क्यों जाते हैं? सर एक्चुअली उन्हें अभी प्रॉपर तरीके से पता नहीं है कि हम क्यों जाते हैं। एक्चुअल हाँ, में उनको ये नहीं अभी पता है कि मेडिकल सीट्स कितनी है इंडिया में, गवर्नमेंट ओके। मेडिकल सीट्स कितनी है और प्राइवेट में कितने एक्सपेंस होते हैं लाइक। हुँ, तो मैं ये उनको बताना चाहूँगा कि वो जैसे बोल रहे हैं कि आप इंडिया में क्यों नहीं निकाल पाते हो, तो उनको ये पता होना चाहिए पहली चीज़ तो रिज़र्वेशन होती है, हुँ, आधी सीट तो उधर चली जाती है और जो कट ऑफ जाती है जनरल की वो 650 और 660 अब जाने लगी है। हाँ, तो जो नियर अबाउट 450 और 500 300 वाले भी जो भी जाते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट वाले, वो क्वालीफाई ही करके जाते हैं। हुँ। ये उनको भी अब पता होना ये चाहिए कि उनको रूल आ पता गया है। नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि ये उन्हें पता ही उनको नहीं पता कि नहीं है, बाहर जाने के लिए भी हमें पहले इंडिया में नीट यूजी क्वालीफाई करना ही पड़ता है। उसके बाद ही हम क्वालीफाई जाते करना हैं, पड़ता है। बिना क्वालीफाई किए तो जाते नहीं हैं। ठीक है और तो सेकंड फिर ये एक्सपेंस का क्या है? आप मतलब ये कहते हैं कि सर हम बड़े परिवार के हैं इसलिए बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे पास पैसा है इसलिए सर बाहर ऐसा पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है। तो सर इस ऐसा कुछ नहीं, बड़े परिवार वाले तो यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको तो एमसीआई एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता, जो हुँ, एफएमजीज़ को देना पड़ता है। सही बात है। तो ह वहाँ पर एक्सपेंस सर मैक्सिमम 30 लाख लग जाता है और एज़ कंपैरिज़न टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो यहाँ 1 करोड़ जाता है, 1 करोड़ हाँ, तक लगता है यहाँ पर सर जो। मिनिमम 15-20 तो लाख तो एक्स इंडिया में 1 साल की फीस है और हम उसका डेढ़ गुना में 6 जी, साल जी, में पढ़ के आ जा रहे हैं। और 6 साल में पढ़ के आ जाते हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बस आ गए और हम काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका पासिंग परसेंटेज अब बढ़ चुका है, जो लोगों को नहीं पता। पहले होता था 2% या 5% पास हो रहा है, तो वो मिनिस्टर्स भी आज तक शायद अपडेट नहीं हो पाए कि लास्ट वही 3-4 अटेम्प्ट से 25 से 30% के बीच में पासिंग परसेंट हो गया है। तो ये नहीं है कि बच्चे पास नहीं होते एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ हो चुका है। अगर जैसे लास्ट अगस्त में हुआ था कोविड की वजह से जून की जगह, वो पेपर अगर नीट पीजी के बच्चों को भी दिया जाए, जैसे मैं भी नीट पीजी का अटेम्प्ट देने वाला हूँ, तो वो एक बेस बन सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम भी बहुत टफ होता है। ठीक है, तो थैंक यू सबसे पहले कि अब आप इंडिया आ चुके हो, तो थोड़ा-सा टेंशन तो होगा अब कि आगे की पढ़ाई का कैसे क्या होगा? लोग अपील कर रहे हैं कि जो बच्चे यूक्रेन में फँसे थे, उनको इंडियन कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो शायद थोड़ा-सा कंपनसेशन हो जाए। कोई यूनिवर्सिटी में बात हुई ऐसी आपकी कि आगे की पढ़ाई का क्या होगा या कैसे होगा? सर अभी तो कुछ अभी श्योरिटी नहीं मिल पा रही है वॉर की वजह से। अभी मेरा कॉलेज ही बोल रहा है कि जस्ट लाइक जो 5th और 6th ईयर में है, तो उनका तो हुँ, कॉलेज ऑनलाइन कोर्स कराएगी, पर जो ठीक। 1st और 2nd ईयर में मेबी वो ट्रांसफर ले सकते हैं, कोई हाँ, हाँ। अनदर कंट्री में। ओके, तो ऐसा कुछ न्यूज़ मिल रही है। अभी कन्फर्म कुछ नहीं है सर, अभी जस्ट र्यूमर्स है। अभी कन्फर्मेशन आएगा लाइक वॉर तक जब तक वॉर चलेगी। ठीक है। तो थैंक यू जटाशंकर डॉक्टर जटाशंकर हमसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए और होप हम उम्मीद करते हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है? क्योंकि उससे भी किसी का भला नहीं हो रहा और आप जैसे जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के ऊपर एक कॉमा कह सकते हैं, फुल स्टॉप तो नहीं, एक पॉज़ लगा हुआ है, तो उसको भी जल्दी से हटाकर आप लोग की भी पढ़ाई कंटिन्यू हो पाए और आपकी भी डिग्री अच्छे से हो जाए। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक विद अस। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।